Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 90 मिनट्स में पूरा का पूरा थियरी और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में जनरली टेस्ट होते हैं। इससे आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स का हमारे पास रिक्वेस्ट आता है कि सर आप हिंदी में भी रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट है हिंदी में रिवीजन वीडियो का। और ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो फीडबैक इम्प्लीमेंट कर सकूँ और अगला वीडियो है जो बेहतर आ सके। जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मेरा मदर टंग मारवाड़ी है, बट क्लास के हद तक मैं हमेशा इंग्लिश में ही लेता था। तो मेरा पहला अटैम्प्ट है हिंदी में रिविजन क्लास लेने। तो बढ़ते आगे, टाइम वेस्ट किए बिना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टी है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी के पास जो है वो है फाइनेंशियल एसेट और दूसरे पार्टी के पास जो है वो है या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। मतलब अगर एक पार्टी के पास समझो ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब सन्ड्री डेटार्स है, दूसरे पार्टी के पास है ट्रेड पेएबल। सो दूसरा पार्टी बोलेगा मेरे बुक्स में ट्रेड पेएबल है, मुझे पे करना है। पहला पार्टी बोलेगा मेरे पास रिसीवेबल है। तो एक के बुक्स में फाइनेंशियल एसेट और दूसरे के बुक में फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी। अब सर फाइनेंशियल एसेट क्या है? इसमें आते हैं 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, कैश डिपॉजिट विद बैंक। जो हमारे पास कैश है, जो हमारे पास रोकड़ा है, वो फाइनेंशियल एसेट है। डिपॉजिट विद बैंक, मैंने बैंक में कोई पैसा जमा कर रखा है, वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। दूसरा, राइट टू रिसीव कैश और फाइनेंशियल एसेट। कोई दूसरे पार्टी से अगर मुझे कैश मिलने का राइट है, मैं दूसरे पार्टी से अगर कैश डिमांड कर सकता हूँ या दूसरा कोई फाइनेंशियल एसेट डिमांड कर सकता हूँ, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल है, मेरे पास एक कस्टमर है जिससे मुझे पैसा आना है, तो मेरे पास राइट टू रिसीव कैश है। कस्टमर बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये इक्विटी ले जाओ। तो अगर वो मुझे कोई दूसरे कंपनी का इक्विटी देता है, वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। तो अगर मेरे पास समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। तो कोई इन्वेस्टमेंट, वो भी फाइनेंशियल एसेट है। फिर अगर किसी को हमने लोन दिया है, जब हम लोन देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास एक राइट है इंटरेस्ट लेने का और दूसरा राइट है प्रिंसिपल डिमांड करने का। तो वो लोन भी हमारा हुआ फाइनेंशियल एसेट। फिर अगर हम कोई फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सचेंज करते हैं और अगर उसका टर्म फेवरेबल होता है, फेवरेबल मतलब मेरे पास गेन है, मुझे उससे गेन होने वाला है, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉल ऑप्शंस हैं 1200 के भाव के, ठीक है, ये मेरा एक्सरसाइज प्राइस है। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 1300। तो मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास ये राइट है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स 1200 में खरीद सकता हूँ, उसके बदले में मैं उसे 1200 कैश दूंगा। समझो आपने वो कॉल मुझे बेचा है, आपने मुझे वो कॉल बेचा है, आपने मुझे वो कॉल बेचा है, तो मैं आपको 1200 दूंगा, आपसे मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदूंगा। तो ये हुआ एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जब मैं ये एक्सचेंज कर रहा हूँ तो अगर मुझे प्रॉफिट या बेनिफिट है, फेवरेबल पोजीशन है, तो ये हो गया मेरा फाइनेंशियल एसेट। और अगर ये पोजीशन अनफेवरेबल है, किसके लिए अनफेवरेबल है? अगर मेरे लिए फेवरेबल है तो आपके लिए अनफेवरेबल है। आपके लिए क्या है? आपको मुझे बेचना पड़ेगा रिलायंस के शेयर्स 1200 में। आपके पास शेयर्स कहाँ से आएंगे? आप मार्केट से लाओगे, आप पे करोगे 1300। तो आपको मार्केट से 1300 में माल उठाना है और वो मुझे आप 1200 में बेच रहे हो, तो आपके लिए क्या है? ये अनफेवरेबल है। तो अगर आपके लिए अनफेवरेबल है तो आपके लिए हो गया ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, मेरे लिए फेवरेबल है तो मेरे लिए हो गया ये फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी एक्सचेंज होता है और उसके टर्म्स फेवरेबल है, इन केस ऑफ लेट्स से इन द मनी ऑप्शन, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि भैया ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एसेट। अगर वही चीज अगर अनफेवरेबल है तो वो हो गया क्या? वो हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आपके बुक्स में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी, मेरे बुक्स में वो फाइनेंशियल एसेट। क्लियर है? परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओन इक्विटी में सेटल होने वाले हैं, ये आपको लायबिलिटी में भी दिखेगा, ये आपको इक्विटी में भी दिखेगा। तो इसके लिए पहले अगर आप लायबिलिटी समझ लोगे तो आपको इक्विटी और फाइनेंशियल एसेट समझने में आसानी होगी। सेटलमेंट इन ओन इक्विटी मतलब मैं मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स, अगर मैं कंपनी हूँ तो मैं मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स या कोई और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आपको दूंगा। अगर मैं आपको दे रहा हूँ वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और अगर वो एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि डेरिवेटिव नहीं है। सर डेरिवेटिव का मतलब क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अगर वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है
और अगर मैं आपको वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, मेरा सेटलमेंट टर्म क्या है, मैं आपको दूंगा इक्विटी शेयर्स। मैं किसके इक्विटी शेयर्स? खुद के इक्विटी शेयर्स, बट नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फिक्स नहीं किए। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने फिक्स नहीं किया। मैंने कहा कि फ्यूचर में कुछ मार्केट प्राइस होगा, उस टाइम पे वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे मैं आपको कुछ शेयर्स दूंगा, वो फिक्स नहीं है। अगर वो फिक्स नहीं है तो वो हो गया मेरा लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। मतलब अगर मैं सेटलमेंट इन नॉन इक्विटी कर रहा हूँ और मेरे नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है तो उसे मैं कहूँगा लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर अगर ये फिक्स्ड है तो क्या होगा? अगर ये फिक्स्ड है तो हो गया मेरा इक्विटी। क्या हो गया? मतलब अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आपको 1000 शेयर्स ही दूंगा तो ये हो गया मेरा इक्विटी। ठीक है सर, फिर एसेट कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए। ये बहुत रेयर सिचुएशन होता है, एग्जाम में भी ज़्यादा इस पर पूछा नहीं जाता है। अगर मुझे मिल रहा है, जनरली अगर मुझे मेरे खुद के इक्विटी शेयर्स वापस मिल रहे हैं और अगर वो वेरिएबल नंबर है तो उस केस में वो हो गया फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो एंटिटी खुद के इक्विटी में सेटल करता है, सर इसका मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन दिए मेरे खुद की कंपनी के शेयर्स के, मतलब आप कभी भी आके एक कंपनी से आपको शेयर्स खरीद सकते हो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉल ऑप्शन मतलब क्या है? आप खरीद सकते हो, मुझे मेरे शेयर्स आपको देने हैं, मेरे कंपनी के शेयर्स मुझे आपको देने हैं। मुझे मतलब मैं कंपनी हूँ, मैं आपको वो शेयर्स दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? उसे खरीद रहे हो। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टू फिक्स्ड है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स्ड है और कंसिडरेशन भी फिक्स्ड है, यानी कि एक्सरसाइज प्राइस फिक्स्ड है, क्वांटिटी भी फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स टू फिक्स्ड हुआ तो इसे हम कहेंगे इक्विटी। अगर मैं आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा और आप मुझे फिक्स कंसिडरेशन दोगे तो वो इक्विटी हुआ। बट अगर मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स करके देता हूं बट उसका कंसिडरेशन फिक्स नहीं है, या फिर अगर कंसिडरेशन फिक्स्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है, मतलब बेसिकली अगर फिक्स टू फिक्स नहीं है, दोनों में से एक वेरिएबल है या दोनों ही वेरिएबल है, उस केस में उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। तो समझना, अगर मैं मेरे शेयर्स दे रहा हूं और वो फिक्स टू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे हम कहेंगे इक्विटी। अगर फिक्स टू फिक्स नहीं है तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। ठीक है, अब दूसरा जो होता है ओन इक्विटी में, अगर मुझे कुछ मिल रहा है, अगेन बहुत रेयर सिनेरियो होता है, अगर ये फिक्स टू फिक्स नहीं है डेरिवेटिव के केस में तो उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट मतलब कैश, डिपॉजिट विद बैंक, राइट टू रिसीव कैश, एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेवरेबल टर्म्स पे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अनदर एंटिटी का, और अगर ओन इक्विटी में सेटल कर रहे हैं तो वो फिक्स टू फिक्स नहीं होना चाहिए। वैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर बात करेंगे, अगर ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश और फाइनेंशियल एसेट, एक पार्टी के पास राइट है कैश और फाइनेंशियल एसेट लेने का, दूसरे पार्टी के पास ऑब्लिगेशन है कैश और फाइनेंशियल एसेट देने का। तो एक के बुक्स में अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो दूसरे के बुक्स में रहेगा ट्रेड पेएबल। ठीक है, फिर एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर टर्म्स फेवरेबल नहीं है, अगर आपको लॉसेस है तो वो आपका हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओन इक्विटी में सेटल कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है इन केस ऑफ नॉन डेरिवेटिव, और फिक्स टू फिक्स नहीं है इन केस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है इन केस ऑफ नॉन डेरिवेटिव, और फिक्स टू फिक्स नहीं है इन केस ऑफ डेरिवेटिव, उस केस में हम कहेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। इक्विटी रेसिडुअल इंटरेस्ट है, मतलब सब बाहर वाले पार्टी को सबको सेटल करने के बाद जो बचता है वो इक्विटी लेता है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे देखा जाए तो रेसिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है, रेसिडुअल मतलब इक्विटी के बाद उसका नंबर आता है, इक्विटी के पहले। अब जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्चुअली हमें उन्हें रिडीम करना है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, तो अगर हम उसे रिडीम करने वाले हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी कहेंगे, ना कि इक्विटी कहेंगे। और मजे की बात यह है कि अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को फाइनेंशियल लायबिलिटी कहते हैं तो जो हम डिविडेंड पे करते हैं उस पर वो होगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हुआ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी का ब्रीफ डिस्कशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान देनी एग्जाम के लिए, डेरिवेटिव एसेट अगर कुछ बनता है तो वो गेन होता है, अगर डेरिवेटिव लायबिलिटी बनता है लॉसेस के केस में, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी कहेंगे, और अगर इरिडीमेबल है, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इक्विटी। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब एक एक्सेप्शन है, एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन टू दिस क्लासिफिकेशन, पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? पुट मतलब
सेल, आप बेच सकते हो, ठीक है। अब ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का। अब ये म्यूचुअल फंड्स के यूनिट ओनर्स और यूनिट होल्डर्स, ये कौन है? ये है ओनर्स। अब टिपिकली देखा जाए तो ये जो ओनर्स है ये कौन है? ये बेसिकली आना चाहिए इक्विटी। बट होता क्या है, जब ये ओनर्स या यूनिट होल्डर्स जब इन्हें पैसा चाहिए, ये जाके म्यूचुअल फंड को बोल देंगे भैया हमारा पैसा हमें वापस दे दो, ये लो आपके यूनिट्स, हमें हमारा पैसा वापस दे दो। मतलब ये रेसिडुअल इंटरेस्ट के कैटेगरी में नहीं आया। आपको जब चाहिए आप यूनिट होल्डर्स जो कि ओनर्स के जैसे हो, आप ये म्यूचुअल फंड से आप पैसा उठा सकते हो, जब भी आपको चाहिए आप पैसा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये रेसिडुअल इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि हम आपको पहले ही पे करते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स है, आप म्यूचुअल फंड हाउस से पहले ही पैसा डिमांड कर रहे हो, तो उस केस में ये टिपिकली लायबिलिटी के रूप में डिफाइन होना चाहिए। मगर क्योंकि यूनिट होल्डर्स ओनर से ये एक एक्सेप्शन दिया गया है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो होल्डर को राइट देता है टू पुट द इंस्ट्रूमेंट बैक टू द इशूअर, मतलब मैं इशूअर जिसने भी मुझे इशू किया है मैं उसे वो यूनिट्स वापस दे रहा हूँ, या फिर ऑटोमेटिकली पुट बैक टू द इशूअर ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ एन अनसर्टन इवेंट, कुछ अनसर्टन इवेंट था, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का सिचुएशन था या और कुछ इवेंट था जो होने पे मैं उसे पुट बैक करता हूँ, मतलब मैं इशूअर को वापस देता हूँ, पैसे उठा लेता हूँ। उस केस में ये अगर जो सिनेरियो बनते हैं, तो अगर ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम इक्विटी के रूप में क्लासिफाई करते हैं। मतलब टिपिकली ये होता है मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट क्योंकि वो ओनर्स के जैसे हैं उसे हम ओनर्स का ट्रीटमेंट देंगे और उसे हम क्लासिफाई करेंगे इक्विटी में। क्या कंडीशन है? नंबर 1, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ प्रो रेटा शेयर ऑफ द नेट एसेट। होल्डर को क्या मिलना चाहिए? सिर्फ प्रो रेटा शेयर ऑफ नेट एसेट। अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड यूनिट है तो आपको क्या मिलेगा? एनएवी मिलेगा, राइट। तो जितने आपके यूनिट्स हैं उसी हिसाब से आपको वो एनएवी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, सबऑर्डिनेट टू ऑल क्लासेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एट लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन होता है तो यूनिट होल्डर्स कहाँ खड़ा रहेगा? सबसे लास्ट में, ठीक है। थर्ड, ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास हैव आइडेंटिकल फीचर्स। मतलब सबसे नीचे जो है मोस्ट सबऑर्डिनेट, मतलब सबसे नीचे क्लास के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है यूनिट्स वाले, ये सबके पास फीचर्स सेम है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। नो अदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टू डिलीवर कैश और फाइनेंशियल एसेट। इसके अलावा कोई और ऑब्लिगेशन नहीं है कैश और फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करने का। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बेस्ड सब्सटेंशियली ऑन पीएनएल, चेंजेस इन नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो जो भी हम ये यूनिट होल्डर्स को देंगे, जो भी ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स वालों को हम देंगे, वो किसके बेसिस पे है? ये पीएनएल, नेट एसेट्स या चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के बेसिस पे है। जैसे इनकम बढ़ेगी एनएवी बढ़ेगा, जैसे कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे एनएवी बढ़ेगा, उसी हिसाब से हम ये होल्डर्स को पैसा वापस देंगे। इश्यूअर हैज नो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज सेम टर्म्स एज नंबर 5 विद इफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियली रेस्ट्रिक्टिंग और फिक्सिंग द रेसिडुअल रिटर्न टू द पुटेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स। मतलब ये जो है नंबर 6 में जो हम बोल रहे हैं, ऐसे वाले कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके टर्म्स ये नंबर 5 के साथ मैच होता है। मतलब और कोई है ही नहीं, जो है हम ही है, हम ही ओनर्स है, वो बोलना चाह रहे हैं। तो ये 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो 2 मार्क वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है ओन यूज एग्जेम्पशन फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट। सर ओन यूज एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? बहुत बार क्या होता है, मैं समझो मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ कॉपर। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है टू बाई 1000 टन्स ऑफ कॉपर आफ्टर 1 year एट 6000। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट है मेरा? मैं कॉपर खरीदूंगा 1 साल के बाद, कॉपर खरीदूंगा 1 साल के बाद एट कौन सा प्राइस पे? 6000, और मैंने यहाँ से एग्री कर लिया। ये मेरा हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर देखोगे तो ये हो गया डेरिवेटिव, ये मेरा हो गया डेरिवेटिव। टिपिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कवर होना चाहिए। बट इंडियस 101 ने एक एग्जाम्पशन देता है कि भाई अगर तुम एक ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, अगर अपने बिजनेस के सेंस में, अगर आपके बिजनेस के पर्पस के लिए आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो ओन यूज़ के लिए, ओन यूज़ मतलब ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो एंटर किया है, मुझे फाइनली कॉपर फिजिकली खरीदना है, मुझे कोई डेरिवेटिव वाला ट्रेड नहीं लेना है, मुझे फाइनली वो कॉपर खरीदना है। तो अगर मैं कॉपर खरीद रहा हूँ, अगर मैं कॉपर खरीद रहा हूँ, फिजिकली उसको डिलीवर कर रहा हूँ, फिजिकली उसका डिलीवरी ले रहा हूँ, पूरा का पूरा पैसा उसको दे रहा हूँ, तो उस केस में ये मेरा ओन यूज एग्जेम्पशन जो है वो लग जाता है। तो ओन यूज एग्जेम्पशन कब मिलता है? अगर
कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट है कॉपर, ग्रॉस सेटलमेंट है मतलब मैं पैसे दूंगा कॉपर पूरा लूंगा, उस केस में ये चीज इंडेक्स में कवर नहीं होता है। बाकी दो चीजों में कवर होता है। एक तो जब नेट सेटलमेंट होता है, नेट सेटलमेंट मतलब मैंने खरीदा 1000 टन, आज प्राइस फिक्स था 6000, बाद में प्राइस हो गया 6200, 6200, तो मैंने कहा भैया 200 रुपये का प्रॉफिट है, 200 इंटू 1000 2 लाख रुपए, तो मुझे 2 लाख दे दे, मुझे कॉपर नहीं चाहिए। तो अगर ये नेट सेटलमेंट होता है तो फिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर होता है। क्योंकि एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब नेट सेटलमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई दूसरा एसेट इन्वॉल्व है ही नहीं, मुझे सिर्फ पैसे लेने या पैसे देने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि मुझे अगर पैसे देने हैं तो मेरा लायबिलिटी हो गया, अगर मुझे पैसे मिलने हैं तो मेरा एसेट हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर कोई अकाउंटिंग मिसमैच है, उसके वजह से मुझे अकाउंटिंग मिसमैच अवॉइड करने के लिए मैंने एफवीटीपीएल डेजिग्नेशन लगाया है, ये हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे, उस केस में भी आप इसे कवर करते हो, अदरवाइज कवर नहीं होता है। सर ये नेट सेटलमेंट कैसे पता चलेगा? पास्ट प्रैक्टिस देख लो। अगर शॉर्ट टर्म में बेचना है तो भी नेट सेटलमेंट कवर होगा, अगर कन्वर्टिबल टू रेडिली कन्वर्टिबल टू कैश है मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो भी उसे हम कहेंगे नेट सेटलमेंट। ठीक है। तो ये एक और अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका एमसीक्यूज में काम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में टिपिकली क्वेश्चन आता है कि कैसे अकाउंटिंग होता है, कैसे अकाउंटिंग करोगे उस हिसाब से, तो उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक फाइनेंशियल एसेट का सवाल है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो कि एमोटाइज कॉस्ट मेथड है, नंबर 2 फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और नंबर 3 रेसिडुअल कैटेगरी एफबीटी। अब अगर एमोटाइज कॉस्ट मेथड में लेना है या एफबीटीओसीआई में लेना है, उसके लिए 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। एक तो कैश फ्लोज क्या है। अगर कैश फ्लोज है सिर्फ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोनली द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एसपीपीआई टेस्ट बोलते हैं, अगर वो सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमें देता है तो हम उसे आइदर एसीएम या एफबीटीओसीआई में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा अगर वो मुझे और कोई टाइप का कैश फ्लो देता है तो उसे हम ये 2 मेथड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इन समरी क्या होता है, एमोटाइज कॉस्ट में सिर्फ मेरा डेट, लोन, डिबेंचर्स ये सब आते हैं, और इधर भी डेट, लोन, डिबेंचर्स वो सब आते हैं। इक्विटी में मैं क्लासिफाई कर सकता हूं अगर मैं उसका इरिवोकेबल चॉइस लेता हूं। तो पहले बात करते हैं डेट। डेट से मुझे क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अगर मेरा बिजनेस मॉडल सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करने का है तो उसे मैं क्लासिफाई करूंगा एमोटाइज कॉस्ट मेथड में। मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को जब मैं खरीदता हूं तब मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं उसे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जब होगा तब मैं बेच दूंगा। ठीक है। तो ये जो है सिर्फ डेट के लिए एप्लीकेबल होगा, और इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये हमारा पर्पस है, इसे हमें बेचने का इंटेंशन नहीं है, हम इसे नहीं बेचेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बेच नहीं सकते, बेचना चाहो बेच सकते, कोई मना नहीं है। बट जब मैंने इसको खरीदा है तो मेरा बिजनेस मॉडल क्या था, इसका भैया मुझे प्रिंसिपल चाहिए और इसका मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। तो मेरा होगा एमोटाइज कॉस्ट मेथड। दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जहां मेरा कैश फ्लो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, पर मेरा इंटेंशन है अगर मुझे प्रॉफिट मिला तो मैं इसे बेच दूंगा, अगर मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट मिला तो इसे मैं बेच दूंगा। तो इस केस में जो भी डेट आता है, डेट कैटेगरी में जो आता है इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स, वो मैं उसे एफबीटीओसीआई में क्लासिफाई कर सकता हूँ। बट प्लीज रिमेंबर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होना चाहिए, सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है। अब तीसरा है रेसिडुअल कैटेगरी। रेसिडुअल में क्या होता है, जो आप एमोटाइज कॉस्ट मेथड है एफबीटीओसी में जो आप बैठा नहीं सकते हो उसे आप लेके जाओगे एफबीटीपीएल कैटेगरी। और टिपिकली डेरिवेटिव वाले जो है, डेरिवेटिव वाले हमेशा एफबीटीपीएल रहेंगे, ट्रेडिंग वाले जो है फाइनेंशियल एसेट वो भी एफबीटीपीएल रहेंगे, और अगर कोई अकाउंटिंग मिसमैच का केस है वो भी हम उसे एफबीटीपीएल थ्रू रूट करेंगे। अब चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। जब एमोटाइज कॉस्ट मेथड यूज करते हैं या फिर जब एफबीटीओ से यूज करते हैं, इनिशियल रिकग्निशन, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एग्जांपल से समझते हैं, अगर लोन अमाउंट है 10 लाख, किसी ने बोरो किया लोन 10 लाख, टेन्योर ऑफ लोन 5 ईयर्स, रेट ऑफ लोन 5%, मार्केट रेट 8%। अब ये मार्केट रेट कभी एग्जाम में बोलते हैं मार्केट रेट, कभी बोलते हैं ईड, कभी बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये सब वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, मार्केट रेट लेके हम उसको डिस्काउंट करते हैं। जो भी इसका कैश फ्लो बनता है, जो भी इसका कैश फ्लो बनता है उसे हम मार्केट रेट से डिस्काउंट करेंगे। सर इसमें कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो है एक तो प्रिंसिपल 5 साल के बाद जो पे होगा, और इंटरेस्ट जो हर साल 50,000 पे होगा। ये जो कैश फ्लो है हम इसको मार्केट रेट से डिस्काउंट करके इसका प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे। वही प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनता है वो मेरा प्रेजेंट फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो नंबर्स देखते हैं। लोन है 10 लाख का, तो एक लेंडर है, एक बोरोवर है। लोन का टेन्योर है 5 इयर्स, रेट ऑफ लोन 5%, मार्केट रेट 8%, अपफ्रंट फी पेड बाय द बोरोवर 1,20,000। ठीक है, अब इसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अगर हम लेंडर के बुक्स में बात करते हैं तो लेंडर के लिए हो गया फाइनेंशियल एसेट, इसके लिए हमें अकाउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ये जब यूज करेंगे तो हमें इसका फेयर वैल्यू मिलेगा, उससे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब कैश फ्लोज कितना है? कैश फ्लोज है एक तो 10 लाख से 5 ईयर्स के बाद जो लोन पैसा वापस मिलेगा, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 50,000 हर साल का इंटरेस्ट हो गया। तो इसका जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 5 साल का, और लास्ट में 10 लाख का लोन रीपेमेंट, और इसका 8% मार्केट रेट से जब डिस्काउंट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू है 8,80,000 राउंडेड ऑफ टू 8,50,000। और अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो 10 लाख का लोन मिला है, 1,20,000 प्रोसेसिंग फी पे किया है, तो नेट अमाउंट जो मिला है 1,80,000 है। तो टिपिकली ट्रांजैक्शन प्राइस विल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू। जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है वो हमारा फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है सर, तो फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कभी कभी क्या होता है, मार्केट रेट से जब हम डिस्काउंट करते हैं और हमें कुछ प्रेजेंट वैल्यू मिलता है, उसके अलावा अगर हमने कोई क्रॉसिंग चार्जेस वगैरह हमने पे किए हैं तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा या कम हो सकता है अकॉर्डिंग। तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर सोचो एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है, डिबेंचर इशू करने के साथ साथ उन्हें कुछ इशू कॉस्ट इंकर किया है, इशू कॉस्ट इंकर किया। तो ये तो मैंने इशू कर दिया है, ये क्या होगा, सामने वाला पार्टी तो खरीदेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट पे, बट मैंने इशू कॉस्ट भी इंकर किया है। तो जब मैं अकाउंट करूंगा मैं इशू कॉस्ट ऐड करके एक नया रेट निकालूंगा, नया IRR निकालूंगा, जिसे मैं कहता हूँ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इनिशियल रिकग्निशन क्या हुआ, 8,80,000 पे हुआ है। तो लेंडर के बुक्स में हम डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट 8,80,000, क्रेडिट करेंगे बैंक 8,80,000। सर हमने तो 10 लाख का लोन दिया था, 10 लाख का लोन लिया था, 1,20,000 प्रोसेसिंग फी इमीडिएटली उठा लिया था, तो 8,80,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एमोर्टाइजेशन शेड्यूल या इंटरेस्ट शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इंटरेस्ट होगा ये, या तो मार्केट रेट अगर यूज किया तो वो, या फिर अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, अगर कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी पे किया है एनुअल पेमेंट 50,000। सर 50,000 कैसे? पेमेंट होगा 5%, पेमेंट होगा 5% पे, बुक इनकम होगा 8% पे, और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपको टेबल बनाना है, ये लीजेस में भी आप बनाते हो, सेम टेबल बनाना है। ठीक है, तो ईयर एंड पे एंट्री होगा फाइनेंशियल एसेट डेबिट 7,400, क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम 7,400, फिर उसके बाद करेंगे बैंक को डेबिट जो पैसा मिला है, और क्रेडिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो ऐसे हम इसका अकाउंटिंग करते हैं, बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग है। टिपिकली डायरेक्टली ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, बट यही कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सब्सिडाइज लोन, ये सब के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होगा डेट, जिसको हम फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली, और सब्सिक्वेंटली उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे अकाउंटिंग करेंगे। बट एट एवरी ईयर एंड हम उसका फेयर वैल्यू चेक करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू जो है उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसी में। ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है नॉर्मली अगर हम उसको FVTPL पे रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर कंपनी चाहे एट द चॉइस ऑफ द कंपनी वो FVTOCI चूज कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, अगर FVTOCI मैंने एक बार चूज कर लिया है तो वो हो गया मेरा इरिवोकेबल चॉइस, मैं उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकता हूं, और मुझे उसके आगे उसे FVTOCI में ही कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब FVTOCI का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे फेयर वैल्यू इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर से 1 लाख का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10%, 10 ईयर 3 इयर्स, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.20%। सर ये इफेक्टिव इंटरेस्ट कम क्यों हुआ? मुझे 10% मिलता है, बट मैंने एक्स्ट्रा 2,000 रुपये इनिशियली पे किए हैं, तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्ट हो गया 1,02,000। तो इसके बेस पे जब मैं IRR कैलकुलेट करता हूँ तो वो बैठता है 9.20%। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम ACM में कैसे अकाउंट करेंगे? ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजैक्शन प्राइस, बिकॉज वी नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस है वही फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है।
अगर वो फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो उसका ट्रीटमेंट वापस अलग से हम देखेंगे। इंटरेस्ट एट इफेक्टिव रेट हो गया 9391, मुझे अमाउंट मिला 10,000 10% के बेसिस पे, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 101,391। ऐसे करके नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, एंड ऑफ 3 ईयर्स मुझे 1 लाख वापस मिल जाएगा। एसीएम इजी है। एंट्रीज क्या रहेगा? इनिशियल एंट्री फाइनेंशियल एसेट टू बैंक 1,02,000 1,02,000, फिर फाइनेंशियल एसेट टू इंटरेस्ट इनकम 9391, बैंक अकाउंट टू फाइनेंशियल एसेट 10,000। तो अगर आपको जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन आ गए और आपका टेबल करेक्ट से बैठ गया तो मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एफबीटी ओसीआई मेथड में। इनिशियल रिकग्निशन दोनों में सेम है। अब जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, एफबीटी ओसीआई में भी हम यूज करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो मेरा इंटरेस्ट इनकम होगा 9391, 9335, 9274। तो उसी हिसाब से 9391, 9335, 9274 हम अकाउंट करेंगे। अब एफबीटी ओसीआई में क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मैं एफबीटी ओसीआई के केसेस में मैं उसका फेयर वैल्यू मेजर करता हूँ। एज्यूम करो कि फेयर वैल्यू 1,05,000 है, कैरिंग अमाउंट कितना था 1,01,398, कैरिंग अमाउंट कितना है 1,01,391, ठीक है, 1,01,391। ये दोनों का जो डिफरेंस है 3609, मेरा फेयर वैल्यू ज्यादा है तो ये मेरा गेन हो गया। तो ये गेन को मैं क्या करूंगा, ये गेन को मैं अलग से ओसीआई में रिकॉर्ड करूंगा 3609। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में फेयर वैल्यू होगा 1,02,000। अब मेरा कैरिंग अमाउंट 1,01,000 नहीं रहा, 1,05,000 हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड ईयर में मैं इसे लूंगा 1,05,000 प्लस इंटरेस्ट 9335 माइनस पेमेंट 10,000। तो 1,05,000 प्लस 9335 माइनस 10,000 अगर मैं करता हूं तो मुझे होता है 104,335। अब फेयर वैल्यू है 1,02,000, मतलब फेयर वैल्यू कम हो गया। तो अगर फेयर वैल्यू कम हो गया है तो ये मेरा इतना लॉस हुआ। ये लॉस भी मैं ओसीआई में डेबिट करूंगा। उसके बाद तीसरा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या फेयर वैल्यू होगा कितना 1 लाख, क्योंकि मेच्योरिटी पे फेयर वैल्यू फेस वैल्यू जितना रहेगा, और मेरा कैरिंग अमाउंट है 1,01,000 जो कि 104,335 प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट है। ये दोनों जो डिफरेंस है इसको मैं वापस ओसीआई में रिकॉर्ड करूंगा। ये गेन हुआ, ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, ये सब नलिफाई हो जाएंगे, ठीक है। और एंड ऑफ थर्ड ईयर में मुझे उसका पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसे हम ऐसे अकाउंट करते हैं। ऑप्शन टू क्लासिफाई इक्विटी अंडर एफबीओसीआई इज इररिवोकेबल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन डी रिकॉग्निशन बैलेंस इन ओसीआई इज ट्रांसफर टू पीएनएल। तो जो हम एफबीओसीआई का जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, एफबीओसीआई का जो भी ओसीआई का बैलेंस है, जब हम फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वो फाइनेंशियल एसेट का जो ओसीआई बैलेंस है उसे हम ओसीआई से पीएनएल में रिक्लासिफाई कर देते हैं। इक्विटी के लिए ओसीआई में रहेगा, इक्विटी टू अदर इक्विटी में जा सकते हैं, ओसीआई टू पीएनएल नहीं जाएगा। एक्सेप्शन टू क्लासिफिकेशन, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट ऐसा है जिसे हम एसीएम में एफबीटी ओसीआई में मेजर कर सकते हैं बट उसे हम एफबीटी ईपीएल पे डेजिग्नेट करना चाहते हैं, इररिवोकेबल ऑप्शन में कर सकते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को हम एफबीटी ओसीआई में डेजिग्नेट कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेंबर, अगर कुछ ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, अगर कोई डेरिवेटिव है, अगर कुछ अकाउंटिंग मिसमैच होता है, उस केस में उसे हम पीएल में नहीं, उसे हम एफबीटी पीएल में ही यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स में नहीं होता। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो ट्रांजैक्शन एट मार्केट टर्म है। अगर ट्रांजैक्शन एट मार्केट टर्म है तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज एज्यूम टू बी द फेयर वैल्यू, जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसे हम फेयर वैल्यू करेंगे। बट अगर ट्रांजैक्शन मार्केट टर्म्स में नहीं है, समझो पेरेंट है और सब्सिडरी है, पेरेंट ने सब्सिडरी को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, अब मार्केट में कौन देगा हमें इंटरेस्ट फ्री लोन, मार्केट में इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलता है, तो ये इसे हम कहते हैं कि ये ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑफ मार्केट टर्म्स का ट्रांजैक्शन। इस केस में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका एक्चुअली फेयर वैल्यू क्या है। अगर मान लो पेरेंट ने सब्सिडरी को 1 लाख का लोन दिया इंटरेस्ट फ्री, 1 लाख का लोन दिया इंटरेस्ट फ्री। अब होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी वो मार्केट में जाकर चेक करेंगे, अगर मुझे आज 1 लाख का लोन लेना है तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या है, मान लो 10%। ये लोन कितने साल के बाद पे करना है, ये लोन पे करना है 5 साल के बाद। तो अगर मुझे 5 साल के बाद 1 लाख पे करना है तो मुझे आज मार्केट में कितना लोन मिलेगा, ये 1 लाख से मैं 10% का डिस्काउंट करके उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब वो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो फेयर वैल्यू निकलेगा, डिफरेंस ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का जो भी डिफरेंस है उसे अगर फेयर वैल्यू लेवल 1 इनपुट्स के बेसिस पे है तो उसे हम पीएनएल पे लेके जाएंगे। ये टिपिकली उतना टेस्ट नहीं होता एग्जाम में। बाकी केसेस में उसको या तो डेफर कर देंगे या तो एसेट के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बाकी केसेस में जो टिपिकल केसेस एग्जाम में जो आते हैं, एम्प्लॉय को हमने डिस्काउंटेड लोन दिया है, मार्केट में रेट चल रहा है 10%, हमने रेट दिया 4%।
तो 10% में जब वो कैश फ्लो डिस्काउंट करूंगा, जो उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा वर्सेस जो मेरा एक्चुअली ट्रांजेक्शन प्राइस है, ये दोनों का जो डिफरेंस है फेयर वैल्यू की लिमिट तक जितना फेयर वैल्यू है उतना तो हो गया मेरा लोन जो मैंने एम्प्लॉय को दिया है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने एम्प्लॉय को दिया है उसे मैं कहता हूँ प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और सब्सिक्वेंटली मैं उसे ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस उसे एमोर्टाइज करूँगा। या फिर अगर कोई लीज है, लीज में हम देते हैं टिपिकली इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर हमने इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो मेरा हो गया डिपॉजिट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया है वो मेरा हो गया आरओयू एसेट का पार्ट या फिर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का पार्ट। पेरेंट टू सब्सिडरी, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है तो पेरेंट क्या बोलेगा, भैया मैंने तुमको लोन दिया है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने तुम्हें दिया है मार्केट रेट से अगर मैं कंप्यूट करूं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने दिया है, समझो 1 लाख का लोन है, फेयर वैल्यू लोन है सिर्फ 60,000 का, तो 60,000 तो हो गया मेरा लोन, और बाकी जो 40,000 बचा है ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। अगर सब्सिडी पेरेंट को देता है तो उसे हम कहेंगे डिविडेंड। ये 4 केसेस याद रखते हैं ना, वन ऑफ दिस केसेस एग्जाम में आते हैं। अब जब ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना है, क्योंकि कभी क्या कहेंगे क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है, कभी कोई क्वेश्चन में कह देंगे कि भैया फर्स्ट 4 साल में तो सिर्फ प्रिंसिपल पे करना है, उसके बाद इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट लगेगा, फिर कभी कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट है, कभी कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अगर वो आपका टेबल सही बैठ गया ना, उसके बाद ये क्वेश्चन में और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन का वो एडजस्टमेंट जो है उसे हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और फिर उसका टेबल बनाना है, वही है कैच इसका। ठीक है, और अगर मार्केट टर्म्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस ही मेरा फेयर वैल्यू है और उसी प्राइस में मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर EIR रिकम्प्यूट करना पड़ा, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करना पड़ा, तो उसे हम कंप्यूट करेंगे एग्जामिनेशन में, आजकल तो वो EIR ही देते हैं। एक और चीज, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फेयर वैल्यू के केस में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो P&L में रिकॉर्ड होता है और इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू होता है। इस केस में फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरेस्ट डिविडेंड P&L, फेयर वैल्यू चेंजेस टू OCI। इस केस में इंटरेस्ट डिविडेंड P&L, फेयर वैल्यू चेंजेस टू P&L। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटिंग। अब हम लोन वाले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बढ़ जाए। Weak Limited, which is fully owned subsidiary of Strong Limited, approached Strong Limited for an interest-free loan for mitigation of difficulties. Major interest-free amount 60 lakhs, date 1st April, loan period 3, loan repayable 31st March, 8% is the interest rate, present value factor of 8% is 0.793। मतलब जो भी 60 लाख का लोन दिया है, 60 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 60 लाख इंटू 0.79, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, प्रेजेंट वैल्यू आया है 4762,800। लोन कितने का है, 60 लाख का। तो ये 4762,800 जो है, इसे तो मैं लोन के हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो लोन किसने दिया, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बोलेगा भैया मेरा फाइनेंशियल एसेट है, सब्सिडी कंपनी बोलेगा भैया मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। डिफरेंस को क्या करेंगे, डिफरेंस जो है बैंक, सब्सिडी के बुक्स में जो अकाउंट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, लोन 47 लाख, डिफरेंस इज इक्विटी 12,37,200। सर इक्विटी कैसे, आपने तो डिविडेंड कहा था, मैंने डिविडेंड कहा था जब सब्सिडियरी पेरेंट को लोन देता है। यहाँ पे क्या है, पेरेंट सब्सिडियरी को लोन दे रहा है, तो पेरेंट कहेगा भैया मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सब्सिडियरी कहेगा मुझे इक्विटी मिला है, तो बैलेंस इक्विटी जाएगा। इक्विटी को हम सब्सिक्वेंटली रीमेजर नहीं करते हैं, इक्विटी को हम सब्सिक्वेंटली रीमेजर नहीं करते हैं। लोन का क्या करेंगे सर, ये 4762,800 जो है, इस पे हम एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे ताकि एंड में जाके उसका बैलेंस होगा 7। ठीक है, एवरी ईयर हम इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और लास्ट में 7 लाख पे करेंगे। सर फिर ये क्या हुआ, ये रहेगा कंटिन्यूसली इक्विटी में ही। सर फिर कंसोलिडेशन करने के टाइम पे ये नॉक ऑफ हो जाएगा, उस साइड इन्वेस्टमेंट है, इधर इक्विटी है, दोनों एक दूसरे से नॉक ऑफ हो जाएंगे। बरोबर, आगे बढ़ते हैं। एक और केस है जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ लीज होता है, इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू विल बी माय डिपॉजिट, और जो बैलेंस अमाउंट है उससे हम आरओयू एसेट या लीज रेंट में ऐड करेंगे, प्रीपेड लीज रेंट या आरओयू एसेट में बैलेंस अमाउंट ऐड कर देंगे। फिर ये जो 12,99,000, फिर जो 12,99,000 है, इस पे हम इंटरेस्ट ऐड करके जब एंड में 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। सो ऐसे वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से पढ़ना है ताकि हम मार्क्स ना लूज करें।
ऐसे क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे 14 आउट ऑफ 14 के 100% चांसेस है। और यार अगर 100 में मुझे अगर 14 यहाँ मिल गया, एमसीक्यू में 26 मार्क मिल गए, मैं तो पास ही हो गया। करेक्ट। चलो, Softtech Limited has a policy of providing subsidized loan to its employees for the purpose of buying or construction houses. Mr. B is the senior manager. The company granted a loan, Mrs. B, to her on the following terms. ठीक है भैया। Principal amount 25 lakhs, interest rate 4% for the first 10 lakhs, 7% for the next 15 lakhs। मतलब 25 लाख का जो लोन है, पहले 10 lakhs पे हम चार्ज करेंगे 4%, बैलेंस 15 lakhs पे हम चार्ज करेंगे 7%। लोन डिस्पर्स्ड ऑन 1st January 2019, 10 year 5 years 5 साल है। Prepayment, full or partial prepayment at the option of the employer. Principal amount of the loan shall be recovered in 5 equal installments and will be first applied to 7% interest paid। मतलब ये मेरा 25 लाख का जो लोन है, इसको हर साल 5 लाख से वो रिकवर करेगा। अब बैलेंस कितना बचा? 20 लाख। अब ये 20 लाख पे जो है इंटरेस्ट वो लगेगा फर्स्ट 10 लाख पे, तो इसमें 10 लाख पे 4% और बैलेंस 10 लाख पे 7%। नेक्स्ट ईयर मेरा बैलेंस रहा 15 लाख। जब ये 15 लाख रहेगा तो 10 लाख पे 4% और बैलेंस 5 लाख पे 7%, वैसे कैलकुलेट करना है। द एक्रूड इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन एनुअल बेसिस। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो एनुअल बेसिस पे पे करना है। मिस्टर बी मस्ट रिमेन, मिसेस बी मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द एंड ऑफ द टर्म। मार्केट रेट ऑफ द लोन इज 12%। अच्छा, तो हमने लोन कितने पे दिया? 4% और 7%। हमें मार्केट, वो एम्प्लॉय अगर मार्केट में जाके लोन लेती है तो उसको लगेगा 12%। अब इसको अप्रोच कैसे करना है? पहले तो हमें इसके बेसिस पे कैश फ्लो निकालना है। क्या कैश फ्लो? कैश फ्लो क्या है? प्रिंसिपल प्रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे। ठीक है, इंटरेस्ट हम 12% से पे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट हम पे करेंगे 4% और 7% के हिसाब से। 12% से हमारा खर्चा होगा। अब ये जो कैश फ्लो निकला है, इस कैश फ्लो का हम प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे 12%। तो याद रखना, कैश फ्लोज के लिए हम यूज करेंगे जो अग्रीड रेट है और जो मार्केट रेट है उसे हम यूज करेंगे डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो 25 लाख का लोन है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख ऐसे 5 बार पे कर दिए। अब इंटरेस्ट कितना होगा? 25 लाख में से 15 लाख पे हम लगाएंगे 7% और 10 लाख पे लगाएंगे हम 4%। तो 15 लाख पे 5%, 7% हुआ 1,05,000 और 10 पे हुआ 40,000। ठीक है, उसके बाद ये 5 लाख हमने पे कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस बचा 20 लाख। नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल पे कर दिए 5 लाख। इंटरेस्ट कितना होगा? अब 20 लाख का लोन बचा है, 20 लाख में 10 लाख पे 7% और बैलेंस 10 लाख पे 4%, 170 और 40। फिर 5 लाख और पे कर दिए, अब बचा कितना? अब बचा भैया 15 लाख, तो 7% 5%। फिर उसके बाद बचा 10 लाख, 10 लाख में इधर में इंटरेस्ट रहेगा नहीं, 40,000 और 20,000 4% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेबल। एग्जाम में क्या करना है? यहीं पे कैश फ्लो बना देना, अगर स्पेस सफिशिएंट है, नहीं तो नीचे लिखना। ठीक है, कैश फ्लो कितना हुआ? 5 लाख, 1,05,000, 40,000। ये मेरा फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, ये मेरा सेकंड ईयर का कैश फ्लो, ये मेरा थर्ड ईयर का कैश फ्लो, ये मेरा फोर्थ ईयर का कैश फ्लो, फोर्थ और फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो मेरा कैश फ्लो 5 लाख, 1,05,000, 40,000, सबको टोटल करके 12% डिस्काउंट करेंगे तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू मिला 21,09,716। तो 21 लाख का लोन होना चाहिए था 12% के हिसाब से, वो लोन मैंने दिया है 25 लाख। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है? 25 माइनस 21 जो बचता है 3,90,000, इसे हम एम्प्लॉय कॉस्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। अब वो एम्प्लॉय कितने साल काम करना है हमारे पास? 5 साल। तो इसे हम कहेंगे 5 साल में इसको एम्बोटाइज करना है, 5 साल में इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब जो हमारा इंटरेस्ट टेबल बनेगा वो बनेगा 21,09,716 के बेसिस पे ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट लगेगा 12% के हिसाब से और कैश फ्लो जो हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो क्या करना है एग्जाम में? एक कैश फ्लो भी यहाँ पे ऐड कर देना ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस होगा 21 लाख, इस पे 12%, 21 लाख पे 12% जब आप लगाओगे तो आपको लगेगा 2,53,000 और पेमेंट 645। 21 + 253 - 645 क्लोजिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग बैलेंस, उस पर इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे करोगे तो लास्ट में ये नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनी के बुक में कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी भैया मेरा इंटरेस्ट है, ये हर साल का इंटरेस्ट इनकम है और ये जो 390 है इसको मैं 5 साल में राइट ऑफ करूँगा। तो जनरल इंटरेस्ट के लिए आते हैं 1 जनवरी को लोन 21 लाख, प्रीपेड एम्प्लॉय एक्सपेंस 3 लाख टू बैंक 25 लाख, फिर बैंक टू इंटरेस्ट इनकम टू लोन और एम्प्लॉय बेनिफिट टू प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट, वो 5 साल के लिए उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद
Mrs. B prepays 5 lakhs on 31st December 2020, reducing the outstanding principal as on the date to 10 lakhs. Following table shows the actual cash flow from the loan given considering the prepayment. तो क्या हुआ फाइनली 10 लाख का प्रीपेमेंट होगा, सॉरी 5 लाख का प्रीपेमेंट हो गया। तो 5 लाख का प्रीपेमेंट कब किया इन्होंने, 5 लाख का प्रीपेमेंट किया है 31 दिसंबर, लोन कब किया था 19 में, तो 2 साल के बाद प्रीपे किया है। तो ये तो फर्स्ट ईयर हो गया 25 लाख, फर्स्ट ईयर 5 लाख, फर्स्ट ईयर 5 लाख का पेमेंट और सेकेंड ईयर 5 लाख का पेमेंट, और उसके बाद और एक 5 लाख का पेमेंट कर दिया, और एक 5 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद और एक 5 लाख का पेमेंट करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा सिर्फ 10 लाख, 15 लाख में सिर्फ बचा 10 लाख, क्योंकि 5 लाख का प्रीपेड हो। जब ये 10 लाख का बचा तो उसमें सिर्फ 4% इंटरेस्ट लगेगा, 40,000, ठीक है। ये सब्सीक्वेंट इवेंट है, ये इनिशियल रिकग्निशन के टाइम में हमें पता नहीं रहेगा, तो इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पे तो इस बेसिस पे ही हम कंप्यूट करेंगे। सब्सीक्वेंटली ये हमारा रिवाइज सिनेरियो, ठीक है। अब जब रिवीजन हुआ, जब प्रीपेमेंट हुआ, तो क्या हुआ, ड्यू टू द प्रीपेमेंट ऑफ पार्ट लोन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लोन शैल बी रिकम्प्यूटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज बाय द ओरिजिनल रेट। अब कैश फ्लोज कितने बचे फ्यूचर के, 20 का तो हो गया, अब बचा 5 लाख प्रिंसिपल, 40,000 और 20,000 इंटरेस्ट। ये डिस्काउंट करके जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है कितना है 896, करेंट वैल्यू कितना था 1314, ये जो एडजस्टमेंट है 4,17,318, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैं वापस बताता हूँ, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो एट ओरिजिनल रेट जो आता है वो माइनस एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, जो भी ये डिफरेंस है इसको हम नॉक ऑफ करेंगे फाइनेंशियल एसेट से। तो 4,17,000 में फाइनेंशियल एसेट से कम करूंगा क्योंकि उतना अमाउंट मुझे एडजस्ट करना है, बट मुझे मिला है 5 लाख, मुझे मिला है 5 लाख। जब मुझे 5 लाख मिला है तो 5 लाख माइनस 4,17,000 जो 82,682 है वो मैं प्रीपेड एम्प्लॉई कॉस्ट से उसको एडजस्ट कर दूंगा, एज इफ मुझे एम्प्लॉय ने वापस पैसा दे दिया है, ठीक है। तो जो रिडक्शन करना है लोन अकाउंट से वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन न्यू कैरिंग अमाउंट एंड ओल्ड कैरिंग अमाउंट। बैंक अकाउंट में जो पैसा है 5 लाख, जो भी बैलेंस बचा है 82,682, ये मेरा हो गया प्रॉफिट वो दैट विल रिड्यूस द प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट। जैन 21 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो ये हमें बहुत बार ये रहता है ना कि जो जैन में, मतलब जैन तब कोविड का टाइम था ऑफकोर्स, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि एक कैटेगरी में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट में नहीं आता है। जैन 21 में भी वही क्वेश्चन आया है और इधर भी सिमिलर, अगर आप देखोगे तो जुलाई 21 में भी वही क्वेश्चन आया है। तो ये मान के चलना कि भैया वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बहुत बड़ा रिस्क है। आगे बढ़ते, तो ये सारे केसेस हमने देख लिए। तो ये रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक बार एग्जाम से पहले क्विकली रिवाइज कर लेना, तो क्या कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में करने के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी या तो हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड यूज करेंगे, सिमिलर टू फाइनेंशियल एसेट का उसका ट्रीटमेंट है जस्ट ऑपोजिट, मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब जो बोरोवर जो लेंडर पास करेगा इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री बोरोवर पास करेगा, ठीक है। फिर या फिर FVTPL, हेल्प फॉर ट्रेडिंग, कुछ भी अगर हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, अगर हमको अकाउंटिंग मिसमैच अवॉइड करना है या फिर डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा है, उसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी उसको हम FVTPL में डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब भी हम FVTPL की बात करते हैं तो जो भी सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू चेंजेस हैं, जो फेयर वैल्यू गेन फेयर वैल्यू लॉस है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे P&L में, एक्सेप्ट अगर सब्सिक्वेंट चेंजेस आर ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क। मतलब जो मेरे पास कोई लायबिलिटी है उसको मैं भी 10% पे डिस्काउंट कर रहा हूँ, जो कि मेरा एप्लीकेबल रेट है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, वो कंपनी का, मान लो कोई कंपनी है DHFL कंपनी, जो उसका क्रेडिट रेटिंग खराब हो रहा है, तो बैंक क्या कर रहे हैं, रेट्स बढ़ा रहे हैं, उसके लिए इफेक्टिव रेट बढ़ रहा है, तो रेट हो गया 12%। अब 10% का 12% जब रेट हुआ है तो मेरा लायबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि मेरा डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गया है। अब डिस्काउंटिंग रेट बढ़ गया है, क्यों बढ़ा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस खराब है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस जब खराब है उसके वजह से डिस्काउंट रेट बढ़ा, उसके वजह से लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ, तो फाइनली क्या हुआ, गेन हुआ। स्टैंडर्ड बोलता है भैया तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से गेन हुआ है, उस गेन को तुम P&L में मत लेके जाओ, इसको तुम रखो OCI में, ठीक है। सर लॉस है तो भी OCI में। तो अगर क्रेडिट चेंजेस, क्रेडिट रिस्क चेंज की वजह से, ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से अगर कुछ चेंज होता है तो उसे हम OCI में रिकॉग्नाइज करेंगे और बाकी सारे केसेस में उसे P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब करते हैं बात प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स अगर इरिडीमेबल है तो इक्विटी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रिडीमेबल है, अगर मैंडेटरीली रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी।
ऑप्शनल है तो ये चेक करना है किसके पास ऑप्शन है। अगर एंटिटी के पास ऑप्शन है तो इक्विटी, अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। कन्वर्टिबल अगर है, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है तो इक्विटी। अगर इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपल्सरीली कन्वर्टिबल टू इक्विटी, तो उसे हम पहले से इक्विटी मानेंगे। अगर ऑप्शनल है तो किसके पास चॉइस है, अगर एंटिटी के पास चॉइस है तो इक्विटी, अगर होल्डर के पास चॉइस है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ऐसी चीज़ है, उसमें एक है फाइनेंशियल लायबिलिटी और उसमें इक्विटी का भी कंपाउंड, तो ये दोनों मिला के उसको हम बना देते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट अकाउंटिंग। एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी है, तो आपको उसे क्या करना है, उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू कितना है उसे डिटरमाइन करना है, और रेजिडुअल वैल्यू जो है उसे आपको इक्विटी में अकाउंट फॉर करना है। तो ये एक हम क्वेश्चन लेके क्विकली देख लेते हैं। ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर 20 लाख का है, कूपन 6%, टेन्योर 3 इयर्स, रेट विदाउट कन्वर्शन ऑप्शन 9%। ये इंटरेस्ट रेट आपको एग्जाम में दी जाएंगे। मतलब 20 लाख का एक डिवेंचर है जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, ठीक है, एज्यूम करते हैं होल्डर के पास ऑप्शन है। अब ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब 3 साल के बाद या तो इसे हम रिडीम करेंगे या तो इसे हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है, तो हम एज्यूम करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो रिडीम करना पड़ेगा। तो जब रिडीम करेंगे तो हमें उसे कैश देना पड़ेगा, इसके लिए हम उसे लायबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे। अब ये लायबिलिटी का वैल्यू कितना है, ये लायबिलिटी का वैल्यू उतना ही है जितना ये जो कैश फ्लो है इसे अगर हम मार्केट रेट से डिस्काउंट करते हैं, यहाँ पे 9% है, जो भी अमाउंट आएगा प्रेजेंट वैल्यू वो मेरा होगा फेयर वैल्यू। सर ये रेट ज़्यादा क्यों है, रेट ज़्यादा इसलिए है इधर मार्केट में, और इसमें रेट कम इसलिए है क्योंकि जब मैं किसी को ऑप्शन देता हूँ मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ, तो जब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट को कम कर दूंगा। तो 9% जो है 20 लाख एक हो गया, 20 लाख का 6%, 20 लाख का 6% हो गया 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और लास्ट में 20,000। इसको हम डिस्काउंट करेंगे कौन से अमाउंट से और कौन से रेट से, 9% से। तो ये 9% से जब हम डिस्काउंट करेंगे तो कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 1848। टोटल वैल्यू कितना है, 20 लाख, 20 माइनस 1848, 151 इक्विटी, और ये हो गया आपका लायबिलिटी। सिर्फ इतना टेबल बनाने का आपको दोनों। उसके बाद एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री डेबिट बैंक 20 लाख, क्रेडिट फाइनेंशियल लायबिलिटी 1848, क्रेडिट इक्विटी 151। फिर आप टेबल बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पे आउट कितना है, ये आपका 6% पे पे आउट है, इंटरेस्ट कितना है एट 9%, क्लोजिंग बैलेंस अल्टीमेटली 20 लाख। अब अगर इसमें अगर ट्रांजैक्शन चार्ज है, समझो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1 लाख का इंकर हुआ है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर हुआ है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप क्या करोगे, रेस्पेक्टिव वैल्यूज पे आप उसको एप्रोशन कर दोगे। मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1 लाख हमने 20 लाख में इंकर किया है, तो क्या करोगे आप, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1848 और मल्टीप्लाइड बाई 151। ये रेशियो में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी एलोकेट कर दोगे। तो नेट अमाउंट कितना हुआ, 1755 और 144, 1755 और 144। तो डेबिट बैंक 19 लाख, क्रेडिट फाइनेंशियल लायबिलिटी 755, क्रेडिट इक्विटी 144। इसके लिए आप बनाओगे एमोटाइजेशन टेबल और आपको क्लोजिंग बैलेंस आएगा अल्टीमेटली 20 लाख। और जब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड होता है तो आपका रेट 9% नहीं रहेगा, 9% से ज़्यादा रहेगा, वो रेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर वो रेट आपके पास क्वेश्चन में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको करना है उसका IRR कंप्यूट, और यहाँ पे देखो तो 10.997 की बैठ रहा है उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सर अगर 3 साल के बाद उसे रिडीम कर दिया गया तो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक, अगर कन्वर्ट कर दिया गया तो अमाउंट वो इक्विटी में आप कन्वर्ट कर दोगे, और कन्वर्ट हुआ तो ओरिजिनल इक्विटी जो था वो प्लस ये मिला के आपका हो गया शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज। If it is redeemed on maturity date, debit financial liability, credit cash, equity component will reclassify to other equity. If it is converted, debit financial liability, debit equity, credit equity share capital, credit security premium। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली रिडेम्पशन भी हो जाता है, मतलब कन्वर्ट नहीं हुआ बट अर्ली रिडेम्पशन हो जाता है। अर्ली रिडेम्पशन के टाइम पे जो भी अमाउंट हमने पे किया है, समझो हमने 1 लाख पे किया किसी फॉर अर्ली रिडेम्पशन, उसके लिए आपको ये देखना है कि मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एट मार्केट रेट जो बनता है आज के डेट पे, वो मेरा हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट, और 10 लाख माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हमने पे किया वो हो गया मेरा इक्विटी कंपोनेंट का रिडेम्पशन। मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी जो सेटलमेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, जो भी फ्यूचर में मुझे पे करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू एट द न्यू मार्केट रेट जो बनता है वो मेरा हुआ फाइनेंशियल लायबिलिटी का सेटलमेंट वैल्यू, ठीक है। तो समझो मैंने
मेरा कैरिंग अमाउंट है 80,000 ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसका प्रेजेंट वैल्यू आता है 85,000। तो मैं क्या सोचूंगा, मैंने 80,000 का लायबिलिटी मैंने 85,000 में सेटल किया है और बैलेंस जो 15,000 है वो मैंने इक्विटी रिडीम किया है, तो इतना मैं अमाउंट इक्विटी में डेबिट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ में आ गया है उसके बाद कुछ नहीं करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, टिपिकली डेट रिस्ट्रक्चरिंग का केस। ये क्या होता है, जब कोई कंपनी, जब वो कोई टफ टाइम्स के थ्रू गुजर रही है, जब उसमें बहुत सारी तकलीफ हो रही है, ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहती है उस केस में फाइनेंशियल लायबिलिटी का मॉडिफिकेशन हो सकता है, बैंक के साथ रिस्ट्रक्चरिंग लोन एक्सेट्रा। ठीक है, इसके केस में बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। एक स्टेप 1 क्या करना है, एग्जिस्टिंग अमाउंट जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का है वो अमाउंट आपको डिटरमाइन करना है, क्या है उसका वैल्यू। दूसरा क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कंसिडरिंग रिवाइज टर्म्स एंड ओरिजिनल रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज टर्म्स के हिसाब से और ओरिजिनल रेट के बेसिस पे। रिवाइज टर्म्स क्या है, न्यू कैश फ्लोज, और ओरिजिनल रेट क्या है उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करना है। ये दो का जो डिफरेंस है, ये दो का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस 10% तो उससे ज़्यादा है तो हम क्या मानेंगे, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी वो एक्सटिंग्विश हो गई है, हमने उससे ख़त्म कर दिया है और एक नई लायबिलिटी आ गई है। तो जब हमने एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया है तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे और न्यू लायबिलिटी जो बन के आ रही है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू एट न्यू रेट, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे ओल्ड रेट है, जब हम कंपेयर करते हैं तब हम ओल्ड रेट यूज करते हैं, जब हम न्यू लायबिलिटी अकाउंट करते हैं तब हम न्यू रेट से अकाउंट करते हैं। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और वहाँ पे मार्क्स लॉस होता है। तो ओरिजिनल रेट जो भी है वो ओरिजिनल रेट से लेके और न्यू लायबिलिटी न्यू रेट से हम अकाउंट करेंगे। ओरिजिनल रेट किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, न्यू लायबिलिटी अकाउंटिंग न्यू रेट से। उसके बाद जो उसका डिफरेंस बढ़ता है, जब हमने ये एक्सटिंग्विश कर दिया है और ये न्यू रेट मैंने अकाउंट कर लिया है, जो डिफरेंस बचता है वो पीएनएल में जाएगा और कोई अगर अमाउंट हमने एक्सटिंग्विशमेंट के लिए पे किया है वो भी हमारे पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी। अगर वो एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है और हमें अगर मॉडिफिकेशन करना है, मतलब अगर वो 10% से कम है तो हम अप्लाई करेंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। अब मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे किया गया है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से कम कर देंगे, मतलब जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी पे डेबिट टू बैंक, एज इफ हमने कोई अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी से कम किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपके पास दो चॉइस है, आपके पास दो चॉइस है। ये जो कैरिंग अमाउंट है और जो नया कैरिंग अमाउंट बन के आ रहा है उसका डिफरेंस आप में रिकॉग्नाइज कर लो, या फिर नया रेट कंप्यूट कर लो। नया रेट मतलब जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है और जो मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है इसको एक रेट से डिस्काउंट करो ताकि दोनों इक्वल हो जाए। बेसिकली मुझे एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करना है, तो वो सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस क्या है, सर जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस को मैं पीएनएल में रिकॉग्नाइज करूंगा, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज करूंगा। सर कौन सा डिफरेंस, जो मैंने कैश फ्लो कैलकुलेट किया है और जो मेरा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, अब माइनस जो भी मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में डेबिट किया है, वो जो डिफरेंस है वो मैं पीएनएल में अकाउंट कर दूंगा। या फिर जो भी मेरा कैश फ्लोज बैठ रहा है उसका मैं नया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करूंगा। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं, मॉडिफिकेशंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कूपा लिमिटेड बोरोड 95 lakhs as loan from XYZ on 1st of April at an interest rate of 10%. कूपा लिमिटेड spend 1,80,000 as loan processing charges. तो अमाउंट कितना है, 95 minus 180, उतना अमाउंट है हमारे पास। 95 minus 180, हमारे पास आया अमाउंट 93,19,000। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन इज टू बी रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये वाला तो क्या करना है, 95 डिवाइड बाई 5, एवरी ईयर हमको 19 lakhs पे करना है। एंड द इंटरेस्ट टू बी पेड एनुअली ऑन एक्रूअल बेसिस, जो भी इंटरेस्ट है 95 इंटू 10। ये समझो कि ये जो रेट डिसाइडेड है दैट इज ओनली फॉर कैश फ्लो। इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द लोन इज 8.8, लोन 10 है। सर इफेक्टिव रेट अलग क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। तो एक्सपेंस बुक करने के लिए हम यूज करेंगे 10.8 और पे करने के लिए हम यूज करेंगे 10%। ऑन 31 मार्च कूपा लिमिटेड 2020 बोरो कब किया था, 18 में, 20 में, मतलब 2 साल में। कूपा फेस challenges in business because of sudden change in the technology. It approached the bank and renegotiated the terms of the loan. Interest rate changed to 15%. Principal amount of the loan is to be repaid in 8 equal installments payable. मतलब पहले था 5 installments, अब जो installments बचे हैं, जो लोन अमाउंट बचा है उसे हम पे करेंगे 8 installments में, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च ऑफ 21, मतलब नेक्स्ट ईयर से।
एंड द इंटरेस्ट इज टू बी पेड एनुअली ऑन एक्रूअल बेसिस बिफोर अप्रोचिंग कूपा मेड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 31st मार्च। मतलब 19 का इंटरेस्ट पे कर दिया, 20 का इंटरेस्ट पे कर दिया और सिर्फ 19 का प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, 20 का पे नहीं किया है। तो 95 में से इन्होंने 19 तो पे कर दिया है और बचा कितना है, 95 माइनस 19 अगर हम करते हैं तो 76 बचा है। ये 76 जो है हम 8 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 76 डिवाइडेड बाई 8, हर साल हम पे करेंगे 9,50,000। ठीक है। You are required to record the journal entries till 31st March 21 after giving effect the changes in the terms of the loan. Working should form part of your answer. अब पहले तो इसका शेड्यूल बनाना है। अब एक चीज़ रखना याद एग्जाम में, क्योंकि हमें सिर्फ 31st मार्च 21 तक का ही पूछा है, तो ये जो टेबल है और एनीवेज हमको पता है कि भैया 31st मार्च 20 में तो ये मॉडिफाई हो रहा है, तो यहाँ तक टेबल बनाने से भी काम चल जाएगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस है 93,19,000, उस पे इंटरेस्ट एट 10.8%, तो 93 इंटू 10.8 आपको मिलता है 10,06,462। पेमेंट कितना होगा, एक तो 19 लाख प्रिंसिपल पे करेंगे और 9,50,000 इंटरेस्ट पे करेंगे, तो टोटल पेमेंट हुआ 20,850, क्लोजिंग हुआ 74,75,550। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 74,75,550 कैश फ्लो, इंटरेस्ट हम पे करेंगे 19, सॉरी प्रिंसिपल पे करेंगे 19, इंटरेस्ट 760। सर 760 कैसे आया, क्योंकि 95 में से 19 चला गया तो बचा 76, इस पे हम पे करेंगे 10% से, तो 7.6। टोटल पे हुआ इतना, इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना, क्लोजिंग इतना। सर क्लोजिंग कैसे, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस जो भी पे किया है उससे हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। ऐसे शेड्यूल बन गया। ठीक है। अब ये 31st मार्च 19 तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 31st मार्च 19 में मेरा कैरिंग अमाउंट है 74,550। उसके बाद क्या किया नेक्स्ट ईयर इन्होंने 74,550 पे, सॉरी 74,75,550 पे 74,75,550 पे क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया 8,07,000, 8,07,359 और इंटरेस्ट कितना पे किया है 7,60 पे किया। तो बैलेंस कितना बचा 75,22,909। तो बैलेंस बचा 75,22,909। ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन 31st ऑफ मार्च ऑफ 20। मतलब आप वापस देख लो इसको केयरफुली। ओपनिंग बैलेंस था मेरा 93, इस पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ 10 लाख, देखो 10 लाख। उसके बाद हमने पे किया है 19 लाख और 9,50,000, तो टोटल पे किया है 28,50,000। क्लोजिंग बैलेंस हुआ 74,75। इस पे नेक्स्ट ईयर हमने इंटरेस्ट ऐड किया 8,07,000 और सिर्फ अमाउंट पे किया 760। तो 74 प्लस 8 माइनस 760 जब मैं करता हूँ ये वाला नंबर, तो मेरे पास आता है वैल्यू कितना 75,22,909। ठीक है, ये मेरा हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अब क्या करना है, न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज यूजिंग द ओल्ड रेट ऑफ 10.8%। न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या है, हमने कैलकुलेट किया था 9,50,000 एवरी ईयर और इंटरेस्ट अब हो गया 15%। इंटरेस्ट 15% मतलब 76 लाख पे 15% 11,40,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 76 लाख माइनस प्रिंसिपल 9,50,000, तो 76 लाख माइनस 9,50,000 बचा है 66,50,000। कितना बचा है 66,50,000। इस पे जब मैं 15% अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 9,97,500। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, ये मेरे हो गए कैश फ्लोज। ये सब कैश फ्लोज को मैं 10.8% से जब डिस्काउंट करता हूँ तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होता है मेरा 86,42,768। अब इन दोनों का डिफरेंस 11,19,000 है, जो कि 10% से ज़्यादा है। और अगर 10% से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उसे हम डेबिट कर देंगे, जो नया अमाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। सर बट नया अमाउंट तो 86 था, ये एट 10.8% था, हमें डिस्काउंट करना है एट 15% न्यू रेट के बेसिस पे। हमें डिस्काउंट करना है न्यू रेट के बेसिस पे। सर तो 76 लाख को हम 15% से डिस्काउंट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट भी 15% है, और अगर हम 15% से डिस्काउंट करेंगे तो मेरा ये 76 लाख होगा, डिफरेंस बना चला जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे एक्सटिंग्विश मॉडिफिकेशंस के बहुत क्वेश्चंस है, स्टडी मटेरियल में भी है, पास्ट एग्जाम में भी है। 3-4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। स्पेसिफिकली रेट क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी है चेक करने के टाइम पे हम यूज़ करेंगे ओल्ड रेट, ठीक है। चेक करने के टाइम पे ओल्ड यूज़ करेंगे ओल्ड रेट, जब एक्सटिंग्विश करेंगे और नया अकाउंटिंग करेंगे तब हम यूज़ करेंगे न्यू। फिर आता है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। सर फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टिपिकली क्या होता है, जब कोई कंपनी को लोन चाहिए रहता है, जब कोई कंपनी को लोन चाहिए रहता है और बैंक बोलता है कि भैया हमें आप पे भरोसा नहीं है, हमें यहाँ पे क्या नहीं है सर, हमें यहाँ पे भरोसा नहीं है, तो आप कोई सिक्योरिटी लेके आओ। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करो, किसी का गारंटी लेके आओ। तो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा, ऑफकोर्स फाइन में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, समझो अमेजोन है इंडिया कंटिन्यूस लॉस में की, सब आपको डिस्काउंट देते हैं एसबीआई, और ये है आपका अमेजोन यूएस, ठीक है। अब अमेजोन इंडिया एसबीआई के पास गया, भैया मुझे लोन चाहिए। एसबीआई बोलता है भैया आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, आपके लॉसेस है, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो क्या करें, जाओ आपके पेरेंट को बोलो कि भैया आगे हमें गारंटी दे। तो अमेजोन इंडिया किधर गया, उसके पापा के पास गया अमेजोन यूएस के पास, ठीक है। और बोला कि भैया मुझे लोन चाहिए, और बोला मुझे लोन चाहिए, एसबीआई लोन नहीं दे रहा है। अमेजोन यूएस बोलता है ठीक है मैं जाके एसबीआई से बात करता हूँ। अमेजोन यूएस जाके एसबीआई को बोलता है कि यार अमेजोन इंडिया को लोन चाहिए, तू दे दे, अगर कुछ हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ भैया, मैं पे कर दूँगा। कौन पे कर देगा? मैं पे कर दूँगा। टिपिकली क्या होता है, जब आपको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है तो जो गारंटी देता है, ये जो गारंटी दे रहा है वो फ्री फंड में नहीं देता है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। तो ये क्या करता है, कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट दूसरे पार्टी से कमीशन चार्ज करता है। अब ये पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप है, तो कौन देने वाला है, कौन चार्ज करने वाला है? कोई चार्ज नहीं करता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली अमेजोन यूएस अमेजोन इंडिया को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जिसे हमें अकाउंट करना है। ये है फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग। अब कैसे करना है, अगर अमेजोन इंडिया एसबीआई के पास जाता है, इस केस में मैंने बोला कि लोन नहीं मिला, बट अगर जाता एसबीआई बोलता मुझे 14% लोन चाहिए, तो गारंटी लेके आ, मैं तुझे 10% पर लोन दूंगा। तो मतलब 14 - 10 4% का बेनिफिट अमेजोन इंडिया को मिल रहा है। तो अमेजोन इंडिया क्या करेगा, भैया मुझे 4% का बेनिफिट मिला, कहाँ से मिला? पेरेंट से मिला, मुझे एज इन्वेस्टमेंट मिला फ्रॉम पेरेंट, इक्विटी में पैसा आया, वो ऐसे अकाउंट करेगा। अमेजोन यूएस क्या बोलेगा, मैंने 4% का बेनिफिट अमेजोन इंडिया को दिया है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये भी हम एक क्वेश्चन से देखते हैं ताकि इजीली समझ में। एक क्वेश्चन देखते हैं। On 1st of April, Fortunate Bank has provided a loan of 25 lakhs to Mohan Limited for 4 years at 10% per annum. Loan has been guaranteed by Surya. Surya has guaranteed, which is the holding company of Mohan. So parent company ने guarantee दिया है. Interest payments are made at the end of each year and the principal is repaid at the end of the term. If Surya Limited had not issued the guarantee, Fortunate Bank would have charged an interest of 14%. Surya does not charge Mohan Limited for providing the guarantee. On 31st March, there is a 2% probability that Mohan Limited may default on the loan in the next 12 months. If Mohan Limited defaults on the loan, Surya Limited does not expect to recover any amount. Similarly, on 31st March, there is a 4% probability. On 31st March 24, there is a 5% probability. तो हुआ क्या है, फॉर्च्यूनेट बैंक ने लोन दिया है किसे, मोहन लिमिटेड को, गारंटी दिया है सूर्या ने, और यहाँ पे बोला गया है कि 14% रहता है ऐसे इंटरेस्ट, अदरवाइज ये 10% मिला है। तो गारंटी नहीं रहता तो 14% और गारंटी के साथ 10%, गारंटी हमारी, किस्मत तुम्हारी। अब ये 2% का जो लोन है, 2% का जो प्रोबेबिलिटी है कि 31 मार्च में देयर इज 2% चांस कि ये डिफॉल्ट करेगा तो कितना लॉस होगा, 25 लाख इंटू 2% लॉस होगा 50,000। यहाँ पे 4% चांस है डिफॉल्ट होने का, लॉस होगा 1 लाख, और यहाँ पे 5% प्रोबेबिलिटी लॉस होगा 1,25,000। इतना तो मिनिमम लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड करना ही है। दूसरी बात, सूर्या लिमिटेड मोहन लिमिटेड को क्या दे रहा है, सूर्या लिमिटेड मोहन लिमिटेड को गारंटी दे रहा है, बेनिफिट पास कर रहा है। सर क्या है बेनिफिट, 14 - 10%, 4% का बेनिफिट ऑन 25 लाख का लोन। तो बेसिकली 1 लाख का बेनिफिट एवरी ईयर, 1 लाख का बेनिफिट एवरी ईयर। अब ये सोचो, अगर ये सूर्या लिमिटेड कोई और पार्टी को देता, या सूर्या लिमिटेड बोलता कि भैया मोहन लिमिटेड मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, मुझे चार्ज करना है। सर कितना चार्ज करोगे, मैक्सिमम अमाउंट कितना चार्ज करोगे, जितना सेविंग्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू, उससे ज़्यादा तो कोई देने वाला नहीं है। अगर ये सूर्या लिमिटेड बोलता है कि भैया मुझे 10 लाख चाहिए, तो बोला मेरा सेविंग ही 1 लाख है, तो 10 लाख कहाँ से दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट है, जो 1 लाख का बेनिफिट है, उतना अमाउंट ही हम कलेक्ट करेंगे किसी और पार्टी से। अब यहाँ पे कलेक्ट नहीं किए तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो बनता है, ये जो फेयर वैल्यू बन के आया है, इसे हम कहेंगे कि भाई ये इतना हमने उसको बेनिफिट पास ऑन किया है, ठीक है। तो सेविंग्स 1 लाख है,
1 लाख का सेविंग का डिस्काउंटिंग फैक्टर 14% जब यूज़ करते हो तो प्रेजेंट वैल्यू आता है 2,91,300। तो अब ये क्या हुआ, अगर तुम सूर्या लिमिटेड के हिसाब से सोचोगे, ठीक है, सूर्या लिमिटेड है ना, हाँ, सूर्या लिमिटेड के हिसाब से तुम सोचोगे तो क्या हुआ, उसने बेनिफिट किया 291,300 का बेनिफिट पास ऑन किया। तो वो क्या करेगा, ये करेगा भैया डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लायबिलिटी, ठीक है, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी जो है प्रेजेंट वैल्यू में, इसको हमें फ्यूचर वैल्यू में लेके जाना है, इसके लिए हमें एमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है, दैट इज बात। दूसरी बात, एग्जाम में इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 1 लाख के हिसाब से डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हो, मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। अब ऐसा एक हम एमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे जिसमें बताएंगे ओपनिंग बैलेंस इतना है, इस पर इंटरेस्ट इतना बनता है, तो लायबिलिटी पे इंटरेस्ट क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस हुआ, और हमने 1 लाख का बेनिफिट इस साल प्रोवाइड कर दिया है, मैंने 1 लाख का बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है। तो टू दिस एक्सटेंट क्या मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, मेरा लायबिलिटी कम हो रहा है, ठीक है, 291 का लायबिलिटी था, 40,000 इंटरेस्ट ऐड करूंगा और 1 लाख का अगर बेनिफिट मैंने प्रोवाइड कर दिया है तो मेरा लायबिलिटी बचा कितना, 2,32,082। यही अगर कोई दूसरे कस्टमर के केस में रहता तो आप ऐसे ही अकाउंट करते, ठीक है। अब ये 232 मेरा क्या हुआ, मेरा लायबिलिटी कम हुआ, सर कम क्यों हुआ, क्योंकि अब मुझे बस 3 लाख का ही मैं बेनिफिट फ्यूचर में प्रोवाइड करूंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू बनेगा 232,082। ये फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 164, थर्ड ईयर का 87। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है उतना हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्योंकि मेरा लायबिलिटी कम है। बट यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना है, अगर डिफॉल्ट होता है तो मिनिमम मेरा लायबिलिटी कितना होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में मेरा मिनिमम लायबिलिटी 50,000 था, सेकेंड ईयर में 1 लाख है और थर्ड ईयर में 1,25,000, और इसके हिसाब से लायबिलिटी 232, 164, 87 है। तो फर्स्ट ईयर में क्या करूंगा, 232 हाइयर लायबिलिटी है तो मैं इसी को कंटिन्यू कर लूंगा। सेकेंड ईयर में 1 लाख है, 164 हाइयर लायबिलिटी, उसी कंटिन्यू कर लूंगा। थर्ड ईयर में क्या हो, 125 का मेरा लॉस लायबिलिटी है, उतना तो मुझे पे करने का मेरा एक्सपेक्टेशन है, बट बुक्स में बोल रहा है 87। तो थर्ड ईयर में मैं क्या करूंगा, 87 रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिकॉग्नाइज करूंगा 1,25,000। सो 164 माइनस 125 उतने का मैं इनकम में बुक करूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, बहुत मारे थे देखे जिन्होंने लिखा है एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट, मत लिखना भैया, एग्जैक्ट नाम लिख के आना, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। फिर फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल गारंटी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सिमिलरली सेकेंड ईयर में ओपनिंग क्लोजिंग, थर्ड में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, बट यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा 125। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, और आया तो कितना आएगा, सीधा 12 मार्क्स पॉकेट में, मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने स्टेप समझा, सेम स्टेप्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप एक बार वापस रिवाइज उसे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते चलते हैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। एक तो वैल्यू चेंजेस ड्यू टू अंडरलाइंग फैक्टर, मैंने रिलायंस के कॉल ऑप्शंस खरीदे, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअल शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन का भी प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, तो वैल्यू जो चेंज होता है अंडरलाइंग फैक्टर की वजह से चेंज होता है, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। यूज ऑफ वर्ड डेरिवेटिव यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वैल्यू डिराइव होता है, ये इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू डिराइव हो रहा है कोई और फैक्टर की वजह से, उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। नो और लिटल इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है। अगर आपको रिलायंस के 1000 शेयर्स खरीदने हैं तो 1000 इंटू 1200 पे करना है, कॉल ऑप्शन खरीदना है मे बी 1000 इंटू सम 20 रुपीज़, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है या तो मिल है। और लास्टली सेटलमेंट होगा फ्यूचर में, ग्रॉस रह सकता है, नेट रह सकता है, कोई भी हो सकता है, बट सेटलमेंट होगा फ्यूचर में। ये होगा आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से होता है। इफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर हेजिंग, अगर हमने उसे हेज के लिए लिया है तो हम अप्लाई करेंगे हेज अकाउंटिंग, जो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इस बार भी एग्जाम में होगा था कि उन्होंने सोल्ड पुट का एक क्वेश्चन दिया था, तो आपको केयरफुल रहना है कि मतलब क्या होता है। अगर मैं लॉन्ग बोल रहा हूँ तो बाई है, शॉर्ट बोल रहा हूँ तो सेल है। अगर मैंने कॉल बाई किया है तो मेरे पास ऑप्शन टू बाई है, और मैंने कॉल सेल किया है तो मुझे ऑब्लिगेशन टू डिलीवर है या ऑब्लिगेशन टू सेल है, ठीक है। पुट बाई किया है तो ऑप्शन टू सेल है, पुट सेल किया है तो ऑब्लिगेशन टू बाई है। ये यहाँ पे जाके कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर पुट सेल किया है तो ये नहीं कि मेरे पास बेचने का ऑप्शन है, मुझे खरीदने का कंपल्सन है, वो आपको याद रखना है। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसिंग है, आपको एसएफएम में AFM में काम हो जाएगा।
अब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 3 टाइप के रहते हैं, एक तो रहता है फॉरवर्ड, एक रहता है फ्यूचर, एक रहता है ऑप्शन। फॉरवर्ड फ्यूचर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल समथिंग इन द फ्यूचर। फॉरवर्ड के केस में नेगोशिएट होता है, इट इज नॉट एक्सचेंज ड्रिवन। फ्यूचर के केस में क्या होता है, एक्सचेंज ड्रिवन रहता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज, स्टैंडर्ड एक्सपायरी, ये सब आप एएफएम में पढ़ चुके हो, मैं वापस में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन मतलब आपके पास राइट है टू बाई और सेल, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो आपके पास फिर एक ऑब्लिगेशन। अब अकाउंटिंग कैसे करना है, फॉरवर्ड फ्यूचर के केस में इनिशियल फेयर वैल्यू इज ऑलवेज 0, तो कोई एंट्री नहीं होगा ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑप्शन के केस में जो भी प्रीमियम आपने पे किया है, रिसीव किया है, प्रीमियम पे किया है तो एसेट हो गया, रिसीव किया है तो लायबिलिटी हो गया, उस हिसाब से आप उसको अकाउंट कर लोगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू विद गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, ठीक है, उतना ही आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक है जहां पे एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, एमटीएम लॉसेस वगैरह दिए हुए हैं, वो रिवाइज कर लेना। ऑफ कोर्स नवंबर में सेम क्वेश्चन आया था बट फिर भी, और ये जर्नल एंट्रीज आप याद कर लेना, ठीक है। फिर आता है एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को कि सर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता है। रिवीजन के टाइम पे जितना आपने फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है वो आपके रियल लाइफ के लिए काम आएगा। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का 2-3 सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चंस हैं बस उतने करने, उससे ज़्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो सर है क्या एम्बेडेड डेरिवेटिव, एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो नॉन डेरिवेटिव है, उसके ऊपर अगर कोई डेरिवेटिव एडेड है तो उसे हम कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव, उसे हम कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अ कंपोनेंट ऑफ अ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, हाइब्रिड है, मतलब 2 कंपोनेंट है उसमें, दैट इंक्लूड्स अ नॉन डेरिवेटिव होस्ट। होस्ट क्या है, नॉन डेरिवेटिव, with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to the standalone derivative। थोड़ा पोर्शन पूरा नहीं पढ़े, सम ऑफ द कंबाइंड कैश फ्लो, सम ऑफ द कैश फ्लो ऑफ द कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं सोचो, अगर मैं कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करता हूं तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन भी है, देयर इज एन ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, इक्विटी शेयर्स लेने का, तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो डेरिवेटिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो भैया कब सेग्रीगेट करना है, कब सेग्रीगेट नहीं करना है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पहले सेपरेशन कब करना है, सेपरेशन कब करना है, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट तब अकाउंट करोगे अगर फाइनेंशियल एसेट है, अगर आपको वो डेरिवेटिव एसेट फाइनेंशियल एसेट है तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी केस में अगर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होस्ट एंड डेरिवेटिव आर रिलेटेड, अगर वो रिलेटेड है, सेपरेट स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अगर स्टैंड अलोन कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा तो उसका डेरिवेटिव वो जैसा बिहेव करता ही नहीं है। और अगर मैं उसे हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है और उसे मैं पीएनएल के थ्रू मेजर करता हूं तो इन 3 केसेस में भी मैं उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह काउंट करता हूं। अगर रिलेटेड नहीं है तो हम उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से अकाउंट करते हैं। अब सेपरेट कब करेंगे, अगर सेपरेट कर दिया हमने होस्ट एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव को, अगर हमने सेपरेट कर दिया है तो एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया मेरा डेरिवेटिव, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एज पर जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होगा, और अगर सेपरेट नहीं कर रहे हैं तो हम उसे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एग्जाम में स्टडी मटेरियल में जहां पे आपके पास प्री पेमेंट ऑप्शन है, तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एमोटाइज कॉस्ट ऑफ द होस्ट। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चन दो एक बार देख लेना और एग्जाम में चले, ठीक है। अगर हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अकाउंट कर रहे हैं तो ये देखना है कि भैया एम्बेडेड डेरिवेटिव का फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर ये देखना है कि एम्बेडेड डेरिवेटिव का फेयर वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं नहीं। अगर कर सकते हैं तो एम्बेडेड डेरिवेटिव को मेजर करो फेयर वैल्यू पे, और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होगा डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू माइनस एम्बेडेड डेरिवेटिव। अगर नहीं कर सकते तो फिर होस्ट का डिटरमाइन करो, फिर मेजर फेयर वैल्यू ऑफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और फिर टोटल वैल्यू करके माइनस कर दो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो भैया उसको सीधा सिंपल एफबीटीपीएल लेके चले जाओ, एंटायर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे मशीनरी खरीदने वाला क्वेश्चन है, वो मैं हम क्वेश्चन ये थियरी डिस्कस करके हम करेंगे। अगर फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव है तो टिपिकली ऐसा केस में होता है कि समझो कि मैंने आपको ये क्लासेस भेज दी, सॉरी एसेट नहीं इस केस में, इसमें क्लास ही एसेट है या बुक दे दी आपको, मैंने मेरी बुक आपको भेज दी, बुक का प्राइस मैंने रखा $50। सर $50 कौन देगा, अरे दे दो यार, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने बुक का प्राइस रख दिया $50, आप क्या कर रहे हो, आपका करेंसी INR फंक्शनल, मेरा फंक्शनल करेंसी का INR है, तो भैया $50 बीच में आया क्यों,
क्या इंटरनेशनल मार्केट में बुक्स डॉलर में बिकते हैं? नहीं सर, वो तो ऑयल नहीं है, तो वो तो डॉलर में बिकते नहीं है। ठीक है, क्या आपकी करेंसी डॉलर है? नहीं, मेरी करेंसी नहीं, दोनों की करेंसी नहीं है। क्या ये बुक की प्राइस जहाँ से डिटरमाइन होके आई है, ये बुक की प्राइस जो कंट्री से डिटरमाइन होके आई है, क्या उसकी प्राइसिंग डॉलर में डिटरमाइन होती है? वो भी नहीं है। तो अगर ये सब नहीं है तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो गए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया दो ट्रांजेक्शन है, एक तो आपने बोला है कि आप बुक सेल करेंगे और आप डॉलर बाई करेंगे इन फ्यूचर, तो उसके वजह से ये आपका हो गया एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको स्प्लिट करो, डॉलर को अलग से अकाउंट करो, इसको अलग से अकाउंट करो। ठीक है, फर्स्ट अगर ट्रांजैक्शन फंक्शनल करेंसी और सब्सटेंशियल पार्टी में से एक का है, उस केस में आप मानोगे कि भैया ये एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये करेंसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज होता है तो भी आप बोलोगे भैया ये नहीं है। और अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का प्राइस है जहां से आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन किया, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल दुनिया भर में डॉलर में ही बिकता है, तो फिर उस केस में वो एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो उसे आप कहोगे एम्बेडेड डेरिवेटिव, फिर उसको स्प्लिट करके आप अकाउंटिंग करोगे। ये मैंने स्टेप्स दिया है आपको, आप रिवाइज कर लेना। हम सीधा क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में एक बार वापस देखें। Company A, an Indian company whose functional currency is rupee, enters into a contract to purchase machinery from an unrelated local supplier, Company B. The functional currency of the Company B also is rupees. The contract is denominated in USD since machinery is sourced by company from US based supplier. ऐसे भी लेके आओ यार, जो है ये मशीनरी आर नॉट नॉर्मली डेल्ट इन डॉलर, तो इसके लिए इसको आप इग्नोर करो। तो इसमें क्या करना है, मशीन खरीदने का अकाउंट अलग से करना है और डॉलर फॉरवर्ड अकाउंटिंग अलग करना है। अब किसने खरीदा? कंपनी ए एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज मशीनरी, तो कंपनी ए क्या करेगा, मशीन खरीदेगा। और कंपनी ए क्या देगा, मशीन कंपनी ने खरीदा है, कंपनी क्या देगा, कंपनी ए देगा डॉलर, तो कंपनी ए हैज अग्रीड टू सेल डॉलर्स। तो ये सेल डॉलर का जो अकाउंटिंग है, फॉरवर्ड का अकाउंटिंग हम करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डेट दिया हुआ है, परचेज प्राइस ये सब दिया हुआ है, $1 मिलियन का प्राइसिंग है। फॉरवर्ड रेट ऑन 9 सितंबर फॉर 31 दिसंबर मैच्योरिटी 67.8। नाउ इनिशियल डेट में मैं बोलूंगा कि भैया मैं डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ। इनिशियल डेट पे कुछ अकाउंटिंग होगी? नहीं होगी, बिकॉज फॉरवर्ड या फ्यूचर का इनिशियल वैल्यू इज 0। स्पॉट रेट है 66.4, फॉरवर्ड रेट 31 दिसंबर का ऑन 30 सितंबर है 67.5 और फाइनल रेट बना 67। तो मैंने एग्री किया 67.8 पे सेल करने का, अब 67.5 हुआ, तो क्या हुआ, ये दो का डिफरेंस, देयर इज अ गेन। सो फर्स्ट इनिशियल डेट नो अकाउंटिंग, देन देयर इज अ गेन। तो ये गेन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव एसेट टू पीएनएल। सर एसेट क्यों, जब भी गेन होता है डेरिवेटिव में वो हमसे एसेट बोलेंगे। ठीक है, फिर 67 का 67.5, 67.5 का 67, 50 पैसे का और गेन हो गया, तो और 5 लाख का गेन हो गया। ये 5 लाख का गेन भी डेरिवेटिव एसेट टू पीएनएल 5 लाख हो गया। टोटल गेन कितना हुआ, 5 लाख + 3 लाख 8 लाख। ठीक है, अब परचेज किया मशीनरी। अब जब मशीनरी परचेज किया तो क्या दिया आपने, $1 लाख दिया। परचेज मशीनरी दिया तो क्या किया, $1 लाख दिया। अब ये $1 लाख का जो वैल्यू है इनटू आप कितना पे करोगे, आप तो 67 पे करोगे, कितना पे हुआ 6.7 करोड़। बट इसके अलावा आपने क्या किया है, वहाँ पे एक फॉरवर्ड अंडरलाइन फॉरवर्ड एम्बेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो काइंड ऑफ हेज, आपके जैसा हेज के हिसाब से आपको वो, तो जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट है वो हेज के जैसा काम करता है। ठीक है, वो हेज के जैसा काम करता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो हेज का है, सब्सिक्वेंट आप हेज अकाउंटिंग समझोगे तब, तो हेज का जो कॉम्पोनेंट गेन है उसे आप इसको ऐड कर दोगे। तो 67 ये था, और जो डेरिवेटिव एसेट से जो गेन आया है वो 8 लाख, ये दोनों मिला के आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का प्राइस हो गया 67.8 लाख। ठीक है, दूसरा वे इसको समझने का क्या है, आज ही मैंने डिसाइड कर लिया कि 67.8 पे मैं खरीदूंगा। अगर आप नॉर्मल डे टू डे ट्रांजेक्शन देखोगे, जब मैं फ्यूचर में कुछ खरीदने का सोचता हूँ और मेरे पास और बहुत ज़्यादा कैश पे इम्पैक्ट होगा, तो मैं ऑलरेडी एक फॉरवर्ड लेके रख लूँगा ताकि मैं 67.8 पे डॉलर खरीद के रुपीज़ में पास कर दूँ। तो पीपीई का वैल्यू हो गया 67.8। तो इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे तो गेन है, पीएनएल में गेन चला गया। बहुत बार क्या होता है, लॉस को अवॉइड करने के लिए भी ऐसे स्ट्रक्चर्स कंपनीज एंटर करते हैं। एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो ये हो गया एम्बेडेड डेरिवेटिव फॉरेन करेंसी का। उसके बाद हेज अकाउंटिंग। हेज बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट फिर भी हेज अकाउंटिंग का मीनिंग हमको अच्छे से आना चाहिए। हेज मतलब क्या, मैंने आपको बताया, मेरे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हेज करने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। या मैं फ्यूचर में ऑयल खरीदने वाला हूँ, उसके लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूँ। मैं फ्यूचर में मुझे डॉलर चाहिए, उसके लिए मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूँ।
तो उसे हम कहते हैं हेज अकाउंटिंग। ठीक है, अब जब हम हेज अकाउंटिंग की बात करते हैं तो एक होता है हेज्ड आइटम, क्या किस चीज़ को मैं हेज कर रहा हूँ, और दूसरा होता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, किससे मैं उसको हेज कर रहा हूँ। हेज 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और नीफो हेज। फेयर वैल्यू हेज मतलब मेरे बुक्स में कोई एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट है। अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट मतलब मैं अग्री कर चुका हूँ सामने वाले पार्टी से कुछ खरीदने का, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, मैं अग्री कर चुका हूँ सामने वाले पार्टी से मशीनरी खरीदने का, तो उसे हम कहेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। तो अगर ये एसेट और लायबिलिटी का फेयर वैल्यू चेंज होता है, मेरे पास एसेट है इन्वेंट्री का वैल्यू अगर चेंज होता है, उसे अगर मैं हेज कर रहा हूँ तो उसे मैं कहूँगा फेयर वैल्यू हेज। अकाउंटिंग कैसे होगा, हेजिंग गेन और लॉस पीएनएल में चला जाएगा, अगर वो ओसीआई क्लासिफाइड आइटम है तो एफबीटी ओसीआई में चला जाएगा, हेज्ड आइटम का गेन लॉस वापस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। तो यदि इन्वेंट्री का गेन और लॉस हुआ पीएनएल में जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हेजिंग गेन और लॉस भी पीएनएल में जाएगा। सर इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ गया तो जो गेन है वो भी पीएनएल में जाएगा। अगर पीएनएल में नहीं लेके जाओगे तो अकाउंटिंग मिसमैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो अकाउंटिंग मिसमैच हो जाएगा। दूसरा हुआ कैश फ्लो हेज। सर कैश फ्लो हेज का मतलब क्या है, कैश फ्लो हेज का मतलब ये होगा कि मेरा कोई फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है, उसको मैं अगर हेज कर रहा हूँ, या फिर कोई फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन दैट कुड अफेक्ट द पीएनएल। हाईली प्रोबेबल मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 महीने के बाद कुछ इन्वेंट्री खरीदूंगा, मैंने खरीदा नहीं है, अगर मैंने खरीदा होता तो वो फेयर वैल्यू हेज। मैंने खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं मतलब मैं खरीदूंगा फ्यूचर में, बट मुझे पता है फ्यूचर में डॉलर के रेट्स चेंज होने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया। बट क्या मेरे पास एसेट और लायबिलिटी है? नहीं है, ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन है। तो जो भी गेन और लॉस रहेगा इफेक्टिव पोर्शन में लेके जाऊंगा ओसीआई। इफेक्टिव मतलब समझो मुझे $1000 का मैंने हेज किया है और मुझे चाहिए सिर्फ $900 फॉर एग्जांपल, तो $900 तक तो वो इफेक्टिव है, मतलब जितना लॉस गेन ऑफसेट होता है उतना इफेक्टिव है, उतना मैं लेके जाऊंगा ओसीआई में। बैलेंस जो है वो स्पेकुलेटिव है, उसको मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो उसे मैं क्या करूंगा, ओसीआई में लेके जाऊंगा कैश फ्लो हेज रिजर्व। फिर सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, जो कैश फ्लो हेज रिजर्व है उसे हम जो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, लायबिलिटी जो आने वाला है या फ्यूचर में जो फर्म कमिटमेंट बन जाएगा, उसमें हम ऐड या लेस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल समझो मशीन खरीदना है और मेरे पास थोड़े लॉस हो गए, ठीक है, तो वो अमाउंट उस मशीन के साथ जाकर में ऐड कर देंगे। तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इनइफेक्टिव पोर्शन पीएनएल में चला जाता है। ठीक है, फिर होता है नीफो हेज। नीफो हेज मतलब कोई मेरा फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन सब्सिडरी है, मुझे पता है फ्यूचर में फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होने वाली है, उसी हिसाब से मैं उसका हेज करूंगा। और अगर मैं उसको हेज करूंगा तो उसको मैं कहता हूं कि नीफो हेज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। इफेक्टिव पोर्शन ओसीआई, इनइफेक्टिव पोर्शन पीएनएल। जब फाइनली वो फॉरेन ऑपरेशन सब्सिडरी वगैरह बेस्ड हो गए, उस टाइम पे ओसीआई से पीएनएल में आप The treatment of hedging instrument and hedge item should be in sync. If loss impacts P&L, other legs should also impact the P&L. मतलब जहाँ पे एक जा रहा है, अगर hedging item में जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट का भी इम्पैक्ट वहीं पे जाना चाहिए। फिर आता है डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अगर रिस्क और रिवार्ड्स ट्रांसफर हो गए, अगर कैश फ्लोस ट्रांसफर हो गए, तो यू विल डी रिकॉग्नाइज। ठीक है, इफ द रिस्क एंड रिवार्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। अगर आपने पार्ट ही ट्रांसफर किया है, समझो मेरे पास डिबेंचर है, डिबेंचर मुझे देता है 13% इंटरेस्ट, मैंने बोला कि भैया 13% में 10% इंटरेस्ट तुम रख लो, प्रिंसिपल वाले तुम रख लो, 4% में रिटेन करता हूँ। तो रिटेन पोर्शन कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज, ट्रांसफर पोर्शन डी रिकॉग्नाइज। एनी बैलेंस इन ओसीआई फॉर एफबीटी ओसीआई फाइनेंशियल एसेट इज ट्रांसफर टू पीएनएल। जब भी आप एफबीटी ओसीआई वाला कोई एसेट आप बेचते हो तो उसे आप पीएनएल में रिक्लासिफाई करते हो, एक्सेप्ट फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इम्पेयरमेंट मतलब लॉस। अगर फाइनेंशियल एसेट एमोटाइज कॉस्ट बेसिस पे मेजर्ड है तो इम्पेयरमेंट आप करोगे। ठीक है, अगर एफवीओसीआई पे मेजर्ड है तो डेट के केस में आप इम्पेयरमेंट करोगे, इक्विटी के केस में इम्पेयरमेंट नहीं करोगे। सर ये डिफरेंस में दो चीज़ें हैं। एफवीओसीआई के केस में आप पहले इम्पेयरमेंट करोगे, क्योंकि अगर आप इम्पेयरमेंट नहीं करोगे तो वो गेन और लॉस ओसीआई पे हिट करेगा, अगर आप इम्पेयरमेंट करोगे तो वो पीएनएल पे हिट करेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसके केस में आपके पास कैश फ्लो है तो आप प्रेजेंट वैल्यू वगैरह डिटरमाइन कर सकते हो। इक्विटी के केस में आप सिर्फ फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके केस में आप इम्पेयरमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है। एबीटीपीएल ऑलरेडी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो इम्पेयरमेंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉसेस गेन है ऑलरेडी पीएनएल पे। यहाँ पे ओसीआई में जो गेन और लॉस है वो पीएनएल में नहीं है, इसके लिए आपको इम्पेयरमेंट अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, दैट इज नथिंग बट द
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विच इज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब जो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है, समझो 1000, एवरी ईयर मुझे 1000 मिलेगा, एक्सपेक्टेड मेरा कैश फ्लो है 900, तो ये जो इसका डिफरेंस है जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में एक तो हो सकता है 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, एक हो सकता है लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस। ये डेटास के लिए आपके पास एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है जिसमें आप कैरिंग अमाउंट इनटू लॉस गिवन डिफर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करके आप इंपेयरमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी के लिए आप क्या करोगे, अगर परचेस्ड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट है या फिर कोई क्रेडिट इंपेयर हो रहा है तो उसके बाद देखो कि भैया कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर स्टेज 1 में है नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क नहीं बढ़ा है तो आप लोगे 12 मंथ्स ईसीएल और इनकम आप ग्रॉस अमाउंट पे ही रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरा, इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क बट इंपेयरमेंट नहीं है तो आप लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोवाइड करोगे और इनकम ग्रॉस पे करोगे। अगर इंपेयर्ड है तो लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस प्रोवाइड करके आप इनकम नेट कैरिंग अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करोगे। फिर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एसीएम से अगर आप एफबीटीओ से लेके जा रहे हो तो फेयर वैल्यू में ट्रांसफर करो, डिफरेंस लेके जाओ ओसीआई में। एसीएम से अगर आप एफबीटी पे लेके जा रहे हो ट्रांसफर एट फेयर वैल्यू, डिफरेंस रिकॉग्नाइज करो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ओसीआई पे, यहाँ पे पेन पे। अगर ओसीआई से आप एसीएम पे जा रहे हो तो क्या करना है, फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करना है और ओसीआई का बैलेंस भी एडजस्ट करना है और उसके बाद आप एसीएम मेथड फॉलो करोगे। अगर एफबीटी ओसीआई से फेयर वैल्यू को लेके जा रहे हो तो फेयर वैल्यू में ट्रांसफर करो, ओसीआई को लेके जाओ। अगर फेयर वैल्यू से एसीएम में लेके जा रहे हो तो फेयर वैल्यू पे ही ट्रांसफर करोगे न्यू ईआईआर कंप्यूट करके, और अगर फेयर वैल्यू से ओसीआई पे जा रहे हो वापस फेयर वैल्यू में ट्रांसफर करोगे न्यू ईआईआर कंप्यूट करके। ठीक है, ये लास्ट वाले पॉइंट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर दे माइट बी टेस्टेड फॉर एमसीक्यू या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट शेयर किया था अर्लियर, वो क्वेश्चन कंपलसरी आप करके चाहिए। उतना करने से आपको 90% ऑफ कॉन्फिडेंस ये पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँच के आए हो इतने डिफिकल्ट चैप्टर में, मतलब आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है, तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन। थैंक्स।